आज हम बात करेंगे सेल्फ जनरेटेड गुडविल के बारे में, ठीक है, जिसका नाम क्या है, इनहेरेंट गुडविल। अगर मैं प्रीवियस वाली क्लास में जाऊं तो वहां पर मैंने आपको दो तरीके की गुडविल वहां पर डिस्कस करी थी। एक था परचेज और दूसरी मैंने बात कही थी सेल्फ जनरेटेड गुडविल या फिर इनहेरेंट गुडविल। इसके बारे में तो हमने लास्ट क्लास में बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल या इनहेरेंट गुडविल क्या होती है। अच्छा, परचेज के बारे में एक चीज़ को ध्यान में रखना कि परचेज गुडविल जब हम कर रहे थे तो हम इसको यहाँ पर रिकॉर्ड भी कर रहे थे, याद आ रहा। लेकिन अब जब मैं बात करूँगा किसके बारे में, सेल्फ जनरेटेड गुडविल के बारे में, तो हम इसकी रिकॉर्डिंग नहीं करते। ध्यान से समझते कि ये क्या है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। एग्जाम में फिर से मेरे पास मैंने कहा कुमार स्वीट शॉप है, मान लेते हैं पिछले 50 सालों से क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस करते हुए इन्हें बहुत ज़्यादा समय हो गया है। आज इनका मार्केट में बहुत अच्छा नाम है, ठीक है। तो यही क्या है भैया, गुडविल है। अगर मैं सिंपल गुडविल के बारे में बात करूं, इन्होंने गुडविल किससे परचेज नहीं करी, परचेज गुडविल तो अलग थी जो हमने लास्ट क्लास में बात करी थी। ये क्या है, इनकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। क्लियर हो गई बात या नहीं हो रही? अच्छा, इसकी बातें ध्यान में समझना कि मैं जब इसकी वैल्यूएशन के बारे में बात करूंगा तो ये एक तरीके का सब्जेक्टिव जजमेंट है। आप मुझसे पूछोगे कि भैया इसकी वैल्यूएशन कौन निकालेगा, तो इसकी वैल्यूएशन निकालने के लिए कौन आने वाला है, वैल्यूअर आने वाला है, जिसका काम ही क्या है कि गुडविल की वैल्यूएशन निकालना। क्लियर। एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है आपसे पूछा जा सकता है कि भैया इंटेंजिबल असेट्स अकाउंट्स में हम कहाँ पर शो करते हैं, तो याद रखना दो चीज़ें, एक है AS 26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 या फिर इंड AS 38। ये दोनों बोलते क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। ये कहते हैं इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। किसके बारे में बात हो रही है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल के बारे में बात हो रही है। एज पर इंड AS बोलते हैं इसको, इंड AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 या फिर इंड AS 38 के हिसाब से ये बोले कि जो भी सेल्फ जनरेटेड गुडविल होगी हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही? बिकॉज कंसिडरेशन इन मनी और मनी वर्थ हैज़ नॉट बीन पेड फॉर इट, क्योंकि हम इसके लिए कोई कंसिडरेशन तो पे ही नहीं करते हैं। अगर आपको लास्ट क्लास में याद होगा तो मैंने कंसिडरेशन को बताया था समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न। याद आ रहा है ये या नहीं आ रहा? अगर मैंने परचेज गुडविल के बारे में बात कही थी तो हम उसको रिकॉर्ड करते थे, लेकिन हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल को रिकॉर्ड नहीं करते। याद रखना, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिकॉज कंसिडरेशन इज और इन मनी और मनी वर्थ हैज नॉट बीन पेड फॉर इट। अब हम बात करते हैं कि भैया नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हमें क्यों पड़ती है। जब हम बात करते हैं पार्टनरशिप की, इन डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा कि पार्टनरशिप कैसे फॉर्म्ड होती है, एग्रीमेंट के द्वारा फॉर्म्ड होती है। वहाँ पर हम बात करेंगे एडमिशन के बारे में, रिटायरमेंट के बारे में, डेथ के बारे में, या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, डिसोल्यूशन या फिर अमलगमेशन। ध्यान से समझना, एडमिशन में क्या है कि सपोज करते मैंने कहा एक पार्टनर X से एक पार्टनर Y है, इनकी पार्टनरशिप में कोई नया पार्टनर आ गया A, एडमिशन का केस हो गया। क्लियर। रिटायरमेंट या फिर डेथ में क्या हो जाएगा, मैंने कहा मान लेते A है, B है और C है, तो C की क्या हो गई, डेथ हो गई, तो क्या बच गई A और B। चेंज इन PA सर क्या हुआ कि मान लेते A और B दो पार्टनर है, पहले इनके बीच के रेशियो 3:2 थे, अब वो क्या हो गया 1:1। क्लियर हो गया। डिसोल्यूशन का टाइम मतलब क्या होता है कि हमारी फर्म ही बंद होगी, हमारा बिजनेस ही क्या हो गया, बंद हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अमलगमेशन में क्या होता है कि मान लेते दो फर्म, एक फर्म A एक फर्म B आपस में AB फर्म बन गए, तो इन सब के टाइम पर हमको क्या करनी पड़ती है, जरूरत पड़ती है कि हम क्या करें, गुडविल की वैल्यूएशन करें। कब, पार्टनरशिप में। ठीक है, सबको हम डिटेल में देखते हुए चलते रहेंगे। इंपॉर्टेंट आज से यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है कि भैया गुडविल की वैल्यूएशन करने के कितने मेथड हैं। ये कौन सी गुडविल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जो हमारे फॉर्म में सेल्फ जनरेटेड गुडविल। याद रखना, आप बोलोगे भैया हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम उसके मेथड्स के बारे में, या फिर वो परचेज गुडविल भी हो सकता है। परचेज गुडविल के लिए भी हम इन्हीं तरीके से वैल्यूएशन कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि भैया मेथड्स हमारे पास कौन कौन से हैं। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड, देन हम सुपर प्रॉफिट मेथड पर बात करेंगे, फिर हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट पर बात करेंगे, फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इस तरीके से 1 2 3 4 मेरे पास मेथड होने वाले हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एवरेज प्रॉफिट मेथड से। एवरेज प्रॉफिट मेथड से सिंपल है, हमको क्या करनी है, जो भी मेरे पास वैल्यू ऑफ गुडविल रहेगी, याद रखना जो भी मुझको क्या निकालनी है, वैल्यू ऑफ गुडविल, उसमें मुझे कुछ नहीं करना, एवरेज प्रॉफिट को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा नंबर ऑफ ईयर परचेज से। सिंपल है। वैल्यू ऑफ गुडविल किस तरीके से निकालूंगा, एवरेज प्रॉफिट को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा नंबर ऑफ ईयर परचेज से, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक कहानी को आप समझना, एक कहानी क्या है, मैंने कहा ये होगी मेरे पास फर्म A, ये फर्म B। फर्म A क्या कर रही है, फर्म B का पूरा बिजनेस परचेज कर ले रही है। फर्म A क्या कर रही, फर्म B का पूरा बिजनेस परचेज कर रही है। इस टाइम
इनको वैल्यूएशन करनी पड़ रही किसकी भैया, गुडविल की। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? मैंने कहा इस फर्म ए ने क्या करा, फर्म बी का पूरा बिजनेस क्या कर लिया, परचेस कर लिया। परचेस के टाइम पर क्या करनी पड़ रही, गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ रही है। और जब हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं तो पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट के बेसिस पर करते हैं, याद रखना। हम किसके बेसिस पर करते हैं, Past year's पास्ट profit ईयर के basis। प्रॉफिट के बेसिस पर करते हैं। मैं इसको सिंपल बोल रहा हूँ कि क्या ये मेहनत का फल है, कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं। अगर आप इस चार्ट में देखो, अब यहाँ पर इन लोगों ने पिछले जितने भी सालों पर मेहनत करी होगी तभी तो गुडविल बनी होगी, और उसी गुडविल के बेसिस पर आज हमको क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं है। आपको ये होमवर्क में है, आपको मुझको बताने कि एवरेज प्रॉफिट हम क्यों लेके चलते हैं, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट हम क्यों लेके चल रहे हैं। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि मान लेते हैं ये मेरे पास डेट है, कौन सी डेट है, जिस दिन बिजनेस परचेज या सोल्ड हो रहा है। आप बोलो कि उससे 1 साल पहले ही ले लो, क्यों एवरेज प्रॉफिट हम लेके चल रहे हैं। तो इसका आंसर, इस चीज़ को ध्यान से मेरी बात समझना, एवरेज प्रॉफिट में हम लोग क्या करते हैं, पिछले 3 साल 4 साल 5 साल का एवरेज निकाल लेते हैं। अब इस चीज़ को ध्यान से भी समझो कि अगर मैं सिर्फ पिछले साल का ही लूँ, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे समझना, इस चीज़ को यहाँ पर समझो। एग्जाम्पल मान लेते हैं ये एक डेट आ गई, हमने इसका पिछले 1 साल ले लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। पिछला साल, अब मान लेते हैं इस वाले पिछले वाले साल में बहुत सारी क्या होगी, अनसर्टेनिटीज होगी। पिछले साल में क्या होगी, बहुत सारी अनसर्टेनिटीज होगी, हो सकती है आ रही। हाँ। जैसे मान लेते हैं ये वाला मेरे पास कोविड का टाइम हो गया, तो क्या कोविड के टाइम पर मुझको बिजनेस का सही प्रॉफिट दिखेगा, नहीं। आंसर नहीं आ रही बात समझ में। इसलिए वो कह रहे कि पिछले के 4-5 साल का एवरेज लो, उसके बेसिस पर हम गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है इतनी। नहीं। अब ध्यान से इस चीज़ को समझना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको एबनॉर्मल गेन हो जाए, क्या हो जाए, एबनॉर्मल, मुझको बताओ क्या होता है एबनॉर्मल गेन। सर कोई ऐसा गेन जो मीन्स ये नॉर्मल नहीं है, मीन्स जो नॉर्मल नहीं है वो एबनॉर्मल गेन। मतलब सर जो एवरेज, हमारे एवरेज से ऊपर है या नीचे है। नहीं। एबनॉर्मल गेन को आप ध्यान से मेरी बात समझो, कोई इस तरीके का गेम है जो मेरे बिजनेस से नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान से इस चीज़ को समझना। मैंने कहा कि मेरा काम क्या है कि मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ और मुझको उसके बदले में क्या मिलती है, फीस मिलती है। सिंपल सा मेरा ये काम है, मैं पढ़ा रहा हूँ मुझको फीस मिल रही है, मैं पढ़ा रहा हूँ मुझको फीस मिल रही है। लेकिन एक दिन आप मेरे इंस्टीट्यूट का आपने प्रॉफिट एंड लॉस देखा, वहाँ पर आपको बहुत बड़ी अमाउंट दिखती है। ध्यान से मेरी बात को समझना, आपने मेरे इंस्टीट्यूट का प्रॉफिट एंड लॉस देखा और वहाँ पर आपको क्रेडिट साइड में एक बहुत बड़ी अमाउंट दिखती है, और वो मैंने अपने प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा रखी। आपने मुझसे पूछा भैया ये अमाउंट कहाँ से आई, तो मैंने कहा कि मेरे पास कोई प्रॉपर्टी थी, मैंने उसको बेच दिया, तो वो अमाउंट मैंने यहाँ पर सोल्ड करी हुई है। तो आप मुझको बोलोगे कि आप इसको बिजनेस में मत रखो, यहाँ पर एबनॉर्मल गेन है। नहीं है मेरी बात समझ में, क्या ये मेरे बिजनेस का है, नहीं भैया नहीं, ये मेरे नॉन बिजनेस प्रॉफिट है, तो इसको मुझको हटाना पड़ेगा। क्लियर हो रही बात या नहीं हो रही? हो गई सर। फिर से समझाऊं? नहीं। ठीक है, आ गया समझ में? हाँ सर। मान लेते हैं कोई ट्रेडर है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा मान लो कि ट्रेडर है। आपको पता है ट्रेडर क्या करता है, खरीदता है और क्या करता है, बेचता है। बाइंग एंड सेलिंग का ही काम होता है उसका। तो ट्रेडर जो भी बाइंग एंड सेलिंग से काम करेगा या जो भी वो प्रॉफिट कमाएगा वो तो चलो ठीक है, उसके बिजनेस का है। लेकिन मान लेते हैं कि इसी ट्रेडर की कोई फिक्स्ड असेट्स थी, मान लो कोई क्या थी, फिक्स्ड एसेट्स। इसने इसको सोल्ड कर दिया, और सोल्ड करने के बाद मान लेते हैं इसको गेन हुआ, तो हम बोलेंगे भैया इसको हम बिजनेस के गेन में नहीं दिखाएंगे। क्लियर हो गई बात या नहीं हो रही? इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल गेन बोलते हैं। एबनॉर्मल गेन रहेगा तो हमको उसको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। अब ध्यान से मेरी बात समझना, एनी एक्सपेंस विच आर नॉट इनकर्ड बट दोज शुड हैव बीन इनकर्ड शुड हैव ऑल्सो बी डिडक्टेड। अगर कोई भी और खर्चे मेरे बिजनेस के हैं तो उन सबको तो माइनस करके ही चलेंगे। सेम इस तरीके से एबनॉर्मल लॉस होता है, जैसे कि मैंने बोला भैया लॉस बाय फायर। एबनॉर्मल लॉस में एग्जांपल मैंने क्या दी थी, लॉस बाय फायर। क्या मुझको बताए लॉस बाय फायर का जो नुकसान है, क्या ये नॉर्मल है एबनॉर्मल है? सर अगर बिजनेस रहते थे तब नॉर्मल होएगा। लॉस बाय फायर, ध्यान से मेरी बात को समझो, कि हर साल लग जाती है क्या लॉस? नहीं, तब हम नॉर्मल है। यही मेरी बात समझ में? तो एबनॉर्मल लॉस को हमको दोबारा से ऐड बैक करना पड़ता है। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? रटना मत, रटोगे तो भूल जाओगे। एबनॉर्मल लॉस को मुझे फिर से क्या करना पड़ता है, ऐड बैक करते हुए चलना पड़ता है, क्योंकि मैं क्या कह रहा हूँ कि भैया ये मेरे पास बिजनेस का नॉर्मल लॉस नहीं है। क्लियर हो गई? 5 लाख रुपए का प्रॉफिट समझ में आया। लॉस बाय फायर मान लेते हैं मेरे पास 50,000 हो गया, तो मेरे पास प्रॉफिट क्या आ रहा है, 45,000। क्लियर? 4,50,000। 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हो, 50,000 का लॉस हो गया, लॉस बाय फायर
प्रॉफिट क्या आ रहा, 4,50,000। तो आप मुझको क्या बोलोगे कि भैया इस 4,50,000 में आप ऐड करो लॉस बाय फायर, वापस से करो इसको ऐड, तब जाके आपको बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट पता चलेगा जो कि 5 लाख हो जाएगा। नहीं आया समझ में? आ गया सर। क्या फिर से समझाऊं? लॉस पे ठीक है, आ गया। इलस्ट्रेशन से समझाता हूँ। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमको कहा गया है, इलस्ट्रेशन था आप ही की बुक का है, इलस्ट्रेशन नंबर 2। ये मुझको क्या कह रहा है, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years। ध्यान से समझना, ये जो मेरे पास 3 year परचेज है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्या बोलता हूँ? नंबर ऑफ ईयर परचेज। और बोल रहे किस बेसिस पर करना है, पिछले 5 सालों का, लास्ट 5 years का क्या निकालो आप, एवरेज निकाल के इसको सॉल्व करो। ठीक है, 2013-14 में 4 लाख रुपए था, 14-15 में 5 लाख था, 15-16 में मुझको लॉस दिख रहा है, 16 लाख रुपए का लॉस है, दिख रहा है? ये लॉस है। कैसे? क्योंकि ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ब्रैकेट वाला लॉस होता है। 16-17 में 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट है, 17-18 में 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट है। ये सब बातें लिखी गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके साथ कुछ पॉइंट है, वो पॉइंट ये है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान से मेरी बात को समझना। एडिशनल पॉइंट में क्या बोल रहे हैं कि ऑन 1 जनवरी 2016, कब? 1 जनवरी 2016 मतलब कौन सा वाला साल? ये वाला साल आ रहा है समझ में? हाँ हाँ। कौन सा साल? ये वाला 1 जनवरी 2016 मतलब ये वाले साल के बारे में बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ऑन 1 जनवरी 2016 आग लग गई, आ फायर ब्रोक आउट। क्या ये जो फायर है क्या रोज लग जाती है बिजनेस में? नहीं। तो आप बोलोगे भाई ये तो क्या है, एबनॉर्मल लॉस है। ये जो आग वाला है ये आप बोलोगे ये तो क्या है, एबनॉर्मल लॉस है। क्या है? एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस। 1 जनवरी 2016 पर आग लग गई, एबनॉर्मल लॉस ऑफ विच रिजल्टेड इनटू अ लॉस ऑफ गुड्स ऑफ रुपीज 3 लाख रुपए का क्या हो गया हमारे पास, लॉस ऑफ गुड्स हो गया। क्लियर हो गई? जिसमें से मुझको क्लेम मिला 70,000 रुपीज का, वॉज रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। पूरी पिक्चर समझ में आ रही? हाँ। 1 जनवरी 2016 को आग लग गई। जब आग लगी तो मैंने इसको कहा भैया एबनॉर्मल लॉस हुआ है, जिसके वजह से मेरे पास लॉस ऑफ गुड्स हो गए 3 लाख रुपए के, और मुझको 70,000 का क्लेम मिला कहाँ से? इंश्योरेंस कंपनी से। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। अब इसको इस तरीके से देखना है। यहाँ पर मैंने क्या करा, एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, दिख रहा? सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ, जितने का मेरे पास यहाँ पे लॉस हुआ, टू लॉस बाय फायर। क्या आपको 3 लाख रुपए का लॉस समझ में आया? 11th में मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस करवाया था, रूल्स में इसमें काय के लगाता था, मैंने कहा भैया ये होता है मेरे पास नॉमिनल अकाउंट। याद आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है सर। n- का रूल में यहाँ पे लगाता था, n+ का रूल में यहाँ पे लगाता था। क्या आपको टू लॉस बाय फायर ये समझ में आया? 3 लाख रुपए। हाँ। क्या नहीं आया? आ गया। और जो मुझको क्लेम मिला वो मैंने यहाँ लिख दिया बाय क्लेम। यस सर। ये मैंने लिख दिया यहाँ पर बाय क्लेम 70,000। ये समझ में आया? 3 लाख रुपए का नुकसान आपको समझ में आ गया। ये मैंने क्लेम लिख दिया 70,000, समझ में आया? क्वेश्चन में मुझको नेट लॉस भी दिया हुआ था, नेट लॉस। क्वेश्चन में मुझे नेट लॉस दिया हुआ था। नहीं। ये देखो 60,000 रुपीज का नेट लॉस दिया तो है। ओके। ये आया समझ में? आ गया। ये 60,000 रुपीज का मुझको नेट लॉस दिया हुआ, पक्का समझ में आ रहा? हाँ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया बाय नेट लॉस, यहीं पर ही आता था। फिर से समझाऊं? क्या आपको टू लॉस बाय फायर समझ में आया? 3 लाख। इंश्योरेंस का जो क्लेम मिला ये आपको समझ में आया? हाँ सर। बाय नेट लॉस समझ में आया 60,000। हाँ सर। अब जो सेट बड़ी उसको मैं दोनों तरफ लिख दूंगा। ये 3 लाख मैंने यहाँ भी लिख दिया, 3 लाख मैंने यहाँ भी लिख दिया, समझ में आ रहा? और डिफरेंस मेरा छोटी वाली साइड पर आ जाएगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको बाय ग्रॉस प्रॉफिट या फिर बाय प्रॉफिट। ये समझ में आया या नहीं आ रहा? आ रहा है सर। आ रहा? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। तो मैंने आपको इस तरीके से बताया, कोई दिक्कत? सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, जब हम एक्चुअल में जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं कि जो भी मेरे पास एबनॉर्मल लॉस है, याद रखना एबनॉर्मल लॉस, जैसे कि क्या था लॉस बाय फायर, इसको मैं दोबारा से क्या करूँगा, ऐड करूँगा। क्या करूँगा? ऐड। और जो मुझको क्लेम रिसीव्ड हुआ, इसको मैं क्या करूँगा, लेस करूँगा। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? आ रही सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। रटना मत, लेकिन इस तरीके से समझना इसको। हाँ। तो मैं कहूँगा कि मेरे पास 60,000 रुपीज़ का तो लॉस था, ठीक है, ऐड 3 लाख रुपए का मैं उसमें क्लेम ऐड कर दूंगा, और सॉरी ये 3 लाख रुपए का जो मेरा लॉस हुआ, और माइनस जो मेरे पास क्लेम मिला मुझको कितना, 70,000 रुपीज़। आंसर मुझको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा आंसर बताओ? 3 लाख। 3 लाख रुपीज़ माइनस 60,000
-70,000, आंसर मुझे मिल जाएगा 1,70,000। क्या ये समझ में आया? हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। ये हो गया 1,70,000, ठीक है। एक और था वहाँ पे एडजस्टमेंट, पहली वाली तो समझ में आ गई। हाँ। दूसरी वाली में ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2028, ये यहाँ का ये, ठीक है। ओके सर। 31 मार्च 2018, यही वाला साल है। वो बोले फर्म को रिसीव्ड अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड। क्या हर साल मिलता है? एक्सपेक्टेड होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, हाँ। लेकिन अनएक्सपेक्टेड है तो तो इस हर फर्म साल को नहीं हटाना मिलता। पड़ेगा। तो मैं क्या कर दूंगा, 2,50,000 में से 80,000 मुझको क्या करने पड़ेंगे? हटाने पे। माइनस करने पड़ेंगे। क्लियर हो गई बात? 2,50,000 माइनस 80,000, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? ये भी 170 आ जाएगा। क्लियर हो गई? हाँ। सॉल्यूशन में यहाँ पर ध्यान दो, देखो इसको भी मैंने यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस से समझा रखा है। अनएक्सपेक्टेड रिफंड को भी मैंने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस से समझा रखा है। यहाँ पे ये क्या आपको ये समझ में आया? क्वेश्चन में गिवन ही था ये, तो आया। अनएक्सपेक्टेड था 70,000, तो ये मेरे पास यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ गई 1,70,000 रुपये की। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं। पक्का? हाँ। हाँ या ना? हाँ पक्का, कोई दिक्कत नहीं है। ईयर समझ में आया है आपको? अमाउंट समझ में आई? ईयर ये 4 लाख था, 5 लाख था, ये लॉस था 60,000 का, 150, 250। एडजस्टमेंट में मैंने क्या करा, तो मुझे 3 लाख रुपए का मेरे पास क्या हुआ था, ये 3 लाख रुपए क्या था? ये जो 3 लाख था हमारे पास वो प्रॉफिट है। ये लॉस बाय फायर था। 3 लाख रुपए का जो लॉस बाय फायर हुआ था, वो 3 तो लाख रुपए का 80,000 थे ना। नहीं 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 नहीं, 3 लाख रुपए का लॉस बाय फायर हुआ था। ओके ओके। ये देखो 3 लाख रुपए का क्या हुआ है, यहाँ पर ये लॉस बाय फायर हुआ है। ये 3 लाख रुपए का लॉस बाय फायर ओके। आ रहा समझ में? हाँ हाँ। लॉस ऑफ गुड्स कितने रुपए का? 3 3 लाख लाख। रुपए का। तो एबनॉर्मल लॉस को मैं क्या कर दूंगा, फिर से ऐड कर दूंगा, करेंगे। और जो मुझको क्लेम मिला उसको मैं क्या कर दूंगा, माइनस सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो मेरे पास कितना आंसर आ गया? 170। क्या है समझ में आया? हाँ। अब 2.5 लाख रुपए का मेरे पास प्रॉफिट था, उसमें से मैंने 80,000 रुपीज माइनस कर रहा हूँ। ये 80,000 क्या था? ये 80,000 हमारे ये अनयूजुअल टैक्स रिटर्न। अनएक्सपेक्टेड रिफंड था, ठीक है। ये समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो 2.5 लाख रुपए में से मैंने इसको माइनस करा, क्या आ गया? 170। इन सबको ऐड कर लूंगा, टोटल ये आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 5। एवरेज निकालना तो आता है ना? हाँ हाँ। तो कितना आ जाएगा? 270,000। तो मैं लिख दूंगा गुडविल का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। 270,000 मल्टीप्लाई बाय 3,834,000। क्लियर हो गया? ये मेरे पास गुडविल आ गई। सेम इस तरीके से जो पिछले 5 सालों का प्रॉफिट था वो लिख दिया। एडजस्टमेंट यहाँ पर ये कर रखी है, देखो। ठीक है, हाँ सर। ये समझ में आया? हाँ गया। तो कितना आ जाएगा? 334,000। हमारा क्या आ रहा था? 334,000। ठीक है।